तो मेरा परिचय करवाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि ताकतवर है पर किसी की ज़मीन नहीं चाहता, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिमला एग्रीमेंट है, जब हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की धरती पाकिस्तान जैसे देश को, जो कि सिवाय शत्रुता के और कोई नहीं चाहता, उनको वापस कर दी थी। अध्यक्ष डॉक्टर प्रसन्ना कुमार, अध्यक्ष विनोद कुमार, एम्बेसडर विनोद कुमार जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र, सिविल सर्विस सेवा के उम्मीदवार दोस्तों, मेरे युवा दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच और संकल्प को व्याख्यानमाला के आयोजन की बधाई देता हूं, और मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, भारत और उसके पड़ोसी देश। अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, मेरे पास कितना समय होगा, आप बताएंगे मुझे? Ambassador Vinod Kumar, how much time do I have? 40 minutes. All right, thank you जी। मैं इससे पड़ोसी देशों के साथ संबंध की बात करूं उससे पहले एक चीज अहम विषय पे टिप्पणी करना चाहता हूं कि विदेश नीति का क्या मतलब है। जब हम कहते हैं कि भारत की विदेश नीति पड़ोस प्रथम है, तो उसका क्या मतलब है? विदेश नीति में कोई रहस्य नहीं है। ये राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का एक राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा या राष्ट्रीय हित के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, विदेश नीति और आंतरिक नीति। तो एक तरफ से the extension of the domestic policy to the international arena is foreign policy, जहां आप, क्योंकि जो भी देश में आपके होता है और उसमें उसका एक विदेशी पहलू भी होता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पूंजी निवेश को आकर्षित करना। तो ये सब एक तरह से विदेश नीति आपकी अंदरूनी नीति को सप्लीमेंट करती है, और दोनों मिला के एक देश को सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो जब दोनों पहलू एक तरफ एक साथ चलते हैं तो राष्ट्रीय नीतियां सफल होती हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद, जहां तक मैं जानता हूं, तीन बुनियाद है उसकी। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक विकास। क्योंकि दोस्तों, बिना आर्थिक विकास के कुछ भी नहीं हो सकता। आपका डिफेंस नहीं होगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आपकी जो सॉफ्ट पावर है उसकी अट्रैक्शन नहीं होगी। तो जो फाउंडेशन है एक देश का, वो उस डेवलपमेंट का, वो आर्थिक विकास है। और उसके लिए विदेश नीति का उतना ही सहयोग है जितना कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज का होता है। इसमें ये समझना चाहिए कि जब आजकल बात होती है कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की, हार्ड पावर यानी कि ठोस शक्ति, तो जो हार्ड पावर है वो सबसे पहले आती है, और ठोस जो सॉफ्ट पावर है वो हार्ड पावर को पैलेटेबल, अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये मेरा मानना है। अब विदेश नीति के क्या पहलू हैं? पड़ोसी प्रथम तो है ही है, उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो कि अब सरकार में, एनडीए गवर्नमेंट 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई थी। उसके बाद हमको जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी 5 देशों के साथ संबंध बढ़ाने में हमारी प्रायोरिटी है। चीन का मामला अलग है। रूस के साथ संबंध थोड़े से नरम पड़ गए हैं, उसको मजबूत करना है। अमेरिका के साथ वैश्विक और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। और एक जो प्रधानमंत्री मोदी की खास तौर पे बहुत बड़ी सफलता है डिप्लोमेसी की, वो खाड़ी के देशों के साथ, अरब देशों के साथ जैसे संबंध का रूपांतरण हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो बेमिसाल है। तो उसके बाद आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि क्वाड ग्रुपिंग की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात हो रही है। तो ये सब कुछ प्रायोरिटीज हैं, पर सबसे पहले पड़ोस प्रथम, ये एक फाउंडेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। पर क्यों? भारत एक बहुत विशाल देश है। कई बार होता है कि हम अपनी ताकत खुद नहीं समझते हैं, और हमारे पड़ोस जो कि साइज में छोटे देश हैं, साइज में ये समझना बहुत जरूरी है। उनको प्रशंसा भी है, भय भी है, ईर्ष्या भी है, सस्पिशन भी है, गलत कहें या ठीक कहें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पड़ोसी देश दो दुनिया में नहीं है जहां की संबंध बिल्कुल ठीक होते हैं। मैं कनाडा में हाई कमिश्नर था, और रोज उनका आयात निर्यात अमेरिका के साथ $2.5 बिलियन का रोज का है। उनका रिश्ता ये है कि ओपन बॉर्डर्स हैं, तकरीबन आना जाना है, पर उनकी भी आपस में तनाव है। तो जैसे घर में आप समझ लीजिए, पर मैं घर की इसलिए मिसाल नहीं देना चाहता कि जैसे ही हमारे एक बहुत रेडियो एक्टिव शब्द है पड़ोस के मामले में, बिग ब्रदर। तो हमारे पड़ोसियों को हमारे साथ शिकायत, और मैं जब पड़ोस की बात करता हूं तो चीन और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं अलग से लूंगा। हमारे पड़ोसियों को ये शिकायत है कि हमारा बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, हम घमंडी हैं। तो इसमें कुछ सत्य भी है, कुछ एक आशंका भी है। पर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसको, ये आशंका को दूर करना, इसलिए कि भारत का एक विजन है। हम एक साउथ एशियन पावर नहीं है, हम सिर्फ एशियन पावर नहीं है। भारत इस वक्त उभर नहीं रहा है, दोबारा उभर रहा है। वी आर री इमर्जिंग। आपको याद होगा कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत तकरीबन दुनिया का 20% जीडीपी भारत से होता था। पर क्योंकि अंग्रेजों के राज में हमारा शोषण हुआ, तो जब तक भारत आजाद हुआ हमारा जीडीपी 1% रह गया। पर अब दोबारा भारत इमर्ज कर रहा है, और दुनिया इसका स्वागत करती है, एक दो देशों को छोड़ के। और हमारे लिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपना प्रभाव चाहते हैं, हम अपना रोल चाहते हैं, हम जो हमारी सॉफ्ट पावर है, जो हमारी विजन है, उसको अमल करना चाहते हैं, तो हमारे लिए हमारा पड़ोस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, वो हमारे हित में है। हमको शांति पूर्ण पड़ोस की जरूरत है। और इसका तरीका ये है कि भारत के विकास में हमारे पड़ोसियों की साझेदारी हो, हिस्सेदारी हो। अगर वो ये समझने लग जाए कि भारत का विकास का मतलब है उनका विकास, तो हमारी विदेश नीति सफल होगी। कहा जाता है कि भारत एक झील में एक ज्वार की तरह होना चाहिए, जिसके साथ सब नावें उठ जाएं। तो ये हमारी लक्ष्य है, ये हमारी कोशिश है। और हम ये करते हैं तो किसी पे उपकार नहीं करते, अपने आप पे उपकार करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो हमारी अप्रोच अब बदल रही है काफी सालों से, वो है कि हमारी नॉन रेसिप्रोसिटी। हम हम क्विड प्रो को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम साइज में बड़े हैं, हमारी क्षमता ज्यादा है, हमारी विजन है। पर हमको सिर्फ ये चाहिए कि एक जो हमारी सुरक्षा रेड लाइंस हैं,
वो रिस्पेक्ट की जाए हमारे पड़ोसी देशों से, तो वो बहुत जरूरी है। पर हमारे लिए आपके थ्रू मैं एक संदेश जो देना चाहता हूं, और आप सिविल सर्विस सर्वेंट्स बन रहे हैं, आप देश की वॉइस हैं, आवाज हैं। हमको अपने पड़ोस के स्वाभिमान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो छोटा देश है साइज में, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा है, और उस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने कभी वो भूलता नहीं है। तो और बदसलूकी जो है वो कभी भुलाई नहीं जाती है। तो ये सबसे बात अहम है। और हमारा जो पड़ोस के साथ अगर देखें, ट्रैक रिकॉर्ड मिश्रित है, मिक्स्ड है। भूटान और अफगानिस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के साथ कभी कभी अलग कारणों से थोड़ा तनाव हो जाता है। बांग्लादेश, मेरा ये मानना है कि अगर हमारा बांग्लादेश के साथ रिश्ता ठीक हो जाए तो हम साउथ एशिया के साथ अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बटा हुआ है। बांग्लादेश में इस्लामवादी ताकतें हैं, समाज है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के समर्थक हैं, और नरमपंथी या मॉडरेट या सेकुलर लोग हैं जो भारत के साथ अपना सांस्कृतिक संबंध को संजोगना चाहते हैं। तो ये एक कश्मकश चल रही है बांग्लादेश में इस वक्त। जो मॉडरेट और सेकुलर लोग हैं, क्योंकि शेख हसीना वो समझती हैं कि भारत के साथ मित्रता में भारत का भी फायदा है, बांग्लादेश का भी फायदा है। पर बांग्लादेश हमारे लिए एक टेस्ट केस है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उन्होंने उनका उनका आइडेंटिटी क्राइसिस है। उनका सबसे पहला सवाल अपने आप से है कि हम कौन हैं। उनको उसका जवाब नहीं है। पर एक चीज बड़ा क्लियर है कि हम भारत नहीं है, वी आर नॉट इंडिया। तो ये एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना, और शुरू में जो इस्लाम के नाम पे, जैसे जिन्ना साहब ने कहा था कि दो दो स्टेट थ्योरी उन्होंने प्रोपाउंड की थी कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू पीपल, टू डिफरेंट कम्युनिटीज। तो वो उस इस्लाम के नाम पे बना। पर हम सब जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे जिस तरह से उनका शोषण उन्होंने बांग्लादेशियों के साथ किया, और बांग्लादेश अलग हो गया 1971 में, हम भारत ने जो किरदार अदा किया, उसके बाद जो उनकी दो नेशन थ्योरी थी वो तो फेल हो गई। पर कंपल्सिव हॉस्टिलिटी कभी खत्म नहीं होती उनकी। और उसका कारण ये है कि जो प्रभावी शक्ति है, डी फैक्टो पावर, वो सेना के पास है। डीप स्टेट यानी कि आईएसआई और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बड़ा प्रभाव है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सरकार है, वो सबसे कमजोर है। और पाकिस्तान के इतिहास में आधे टाइम मिलिट्री ही ने रूल किया है। अभी जब कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट बिना मिलिट्री के की सपोर्ट के या उनके अप्रूवल के बिना सत्ता में नहीं हो सकती। और अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो पंजाब में, पाकिस्तान में 4 जो सूबे हैं, उसमें पंजाबियों का दबदबा है। हर एक चीज में वो उनकी डोमिनेंस है, मिलिट्री में, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में। तो इसके कारण पाकिस्तान के बीच में भी, जैसे बलूचिस्तान है, वो उस बलोच लोग एक सेकंड क्लास सिटीजन्स होकर रह गए हैं। ये पाकिस्तान की का हाल है। पर भारत के साथ किसी भी तरह से अब हर एक तरह से compete करते हैं, कंपटीशन पॉजिटिव है। पर पिछले 40 साल से उन्होंने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई है। इस चक्कर में जो अपना देश का हाल हुआ है, वो तो सब जानते हैं।
हमने बहुत पहल की है साहब। हमने हर तरह से पाकिस्तान के साथ इनिशिएटिव लिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग 1961 की इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ें। तो दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई लिबरल ट्रीटी होगी जो एक देश पड़ोसी देश ने दूसरे के साथ की हो। अगर आप, मैंने जैसे जिक्र किया 1972 का शिमला अकॉर्ड देखें, तब दोबारा से ये प्रधानमंत्री वाजपेयी की बस यात्रा देखें। दुख की बात यह है कि जब जब हमने पहल की है उसका जवाब ये मिला है कि कोई ना कोई खुराफात, कोई ना कोई दुष्ट कार्य, कोई ना कोई नापाक कदम। तो ये प्रवृत्ति है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो हमारी सरकार की नीति है कि आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं हो सकते, वो बहुत जरूरी है। और उससे बड़ी जो, अगर हम मूल रूप से देखें तो पाकिस्तानी सेना, जिसको कहते हैं कि मजाक में तो नहीं, हकीकत यह है कि कहते हैं कि देशों के पास सेना होती है, पाकिस्तानी सेना के पास देश है जिसका वो लाभ उठाते हैं। अब ऐसी ताकत, डिफेक्टो पावर रखने के लिए पाकिस्तानी सेना को एक दुश्मन की जरूरत है। अगर दुश्मन ही नहीं होगा तो सेना के पास डिफेक्टो पावर कहां से रहेगी? वो किस तरह से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखेंगे? तो मुश्किल थोड़ा ये बन रही है कि पाकिस्तानी सेना के लिए, खुफिया एजेंसीज के लिए, आतंकवादियों के लिए भारत के साथ सामान्य संबंध बनाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है एक तरह। इट्स सेल्फ डिफीटिंग। तो ये कब ये विश्व साइकिल टूटेगा मैं नहीं जानता हूं, पर ये जरूर मैंने देखा है। मैंने पाकिस्तान में पोस्टिंग की है, चीन में की है, इस क्षेत्र में काफी पोस्टिंग की है। 25 साल से चीन को फॉलो कर रहा हूं। चीन और पाकिस्तान का जो डीएनए है वो ये है कि बातचीत कमजोरी है। उनको बातचीत का लगता है कि जो कमजोर होगा वो बातचीत करेगा, जो प्रबल, जो स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा, वो बंदूक के साथ बात करेगा। माओ साहब ने तो कहा ही था कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। और अभी कुछ हफ्ते पहले ही जो मेरे बैचमेट में है और पूर्व सचिव भी थे, विदेश सचिव विजय गोखले, जो कि चीन के मामलों के माहिर हैं, उन्होंने किताब लिखी है कि हाउ डज चाइना नेगोशिएट विद इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया पे खास तौर पे। और उसमें ये है कि मोटी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि चीन का बातचीत का मतलब होता है समय, टू टू बाइड टाइम, समय निकालना, कि आप बातचीत में उलझाए रखो और मौका ढूंढते रहो, और जब मौका ढूंढो तो वार करो। या अब देखें ना कि 1975 से 25 और 20, 35 साल, 45 साल एक गोली भी नहीं चली थी। इतने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए थे, इतने एग्रीमेंट्स हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को 18 बार मिले, 18 बार। 2 इनफॉर्मल समिट्स की हैं। तो कम्युनिकेशन में तो कोई कमी रही नहीं है। 1 अप्रैल को आप धोखाधड़ी की अगर मिसाल लें तो बेमिसाल है। 1 अप्रैल 2020 को जब चीन शिनचियांग में अपनी फौजों को इकट्ठा कर रहा था, ईस्ट लद्दाख लद्दाख में एलएसी पे एक्टिविटी करने के लिए, तो शी जिनपिंग साहब ने एक खत लिखा भारत, हमारे राष्ट्रपति महोदय को, जिसमें कहा कि भारत के साथ दोस्ती उनके लिए एक मौलिक पॉलिसी है, और भारत के साथ दोस्ती और भाईचारा और पार्टनरशिप वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2020 को उस वक्त लिखा जबकि वो ये लद्दाख में खुराफात की तैयारी कर रहे थे।
तो ये एक प्रवृत्ति है जो कि हमको समझनी चाहिए कि हम किस तरह के हमारे पड़ोसी हैं जिसके साथ अ, हमको डील करना है। पाकिस्तान को छोड़ के अगर मैं चीन की तरफ जाऊं, पर उससे पहले मैं ये आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दक्षिणी एशिया में, साउथ एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हमको पसंद है, ना पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई टाइम था जब चीन समझता था कि दक्षिण एशिया एक भारत का का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो समय खत्म हो गया। चीन के पास धन बल है, पैसे हैं, उसका उपयोग करते हैं। सब देशों को पूंजी की जरूरत है, विकास के लिए आवश्यकता है। वो ये समझते हैं कि ये एक बटन है जो कि दबाया जा सकता है। प्रजातंत्र देश और चीन में फर्क ये है कि प्रजातंत्र देश इंस्टीट्यूशंस को में इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए। चीन इंडिविजुअल्स को इनमें इन्वेस्ट करता है, उनको कल्टीवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। मेरे पास समय नहीं है, पर बाद में जैसे आप देखेंगे यूएन में, डब्ल्यूएचओ में, हर जगह पे चीन ने लोगों को, इंडिविजुअल्स को कल्टीवेट किया। किस तरह किया है मैं आप समझते हैं। और यह मैं आपको थोड़ा सा चौकन्ना करना चाहता हूं कि भारत में भी बहुत सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, समाज के, जिनको कि चीन ऐसे ही कल्टीवेट कर रहा है। और खास तौर पे अगर आप कोई लेख पढ़ें या टीवी पे डिबेट्स देखें, तो जो आदमी बढ़ के चीन के बारे में बोल रहा हो, उसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। हम नेपाल में चाइना स्टडी सेंटर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और खासतौर पे तराई में, जहां उनकी एक्टिविटी कुछ और है, पर कोशिश ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, एकेडमिया को इन्फ्लुएंस किया जाए। बहरहाल चाइना के पास एक बड़ी चेकबुक है और वो उसका प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पर हमको उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना है। हमारी ताकत अलग है। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारे कल्चरल लिंक्स हैं, हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, पीपल टू पीपल लिंक्स हैं हमारे पड़ोस के साथ। और तो जैसे हमारी इकोनॉमिक पावर है, मैंने जैसे पहले किया, अगर हम उसमें पड़ोस को अपने हिस्सेदार बना सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं थोड़ा चीन और भारत के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी भी इतना बड़ी चुनौती नहीं आई है, और ये चुनौती बहुत साल रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। और चीन एक ऐसा देश है जिसका मैंने आपको बताया, जिसके बारे में आप कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपको एक कोटेशन बता रहा हूं जो कि एक शख्सियत ने कहा था चीन के बारे में, कि मुझे चीनियों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। वह एक अभिमानी, अविश्वसनीय, कुटिल लोग हैं। आपको प्रहरी ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, 1 मिनट जी। आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये पंडित नेहरू ने 1958 में भारत के एम्बेसडर, जो राजदूत बन के जा रहे थे, जीपी पार्थसारथी, उनको कहा था। पूर्व एनएसए हमारे जो कि एक विद्वान राजनयिक हैं, शिवशंकर मेनन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगले कुछ साल भारत चीन के संबंधों के लिए पिछले 3 दशकों से की तुलना में अधिक कठिन
दोबारा मैं बोल रहा हूं, अगले कुछ साल भारत चीन संबंधों के लिए पिछले 3 दशकों की तुलना में अधिक कठिन हो सकते हैं। जितना अधिक भारत बढ़ेगा, उतना ही हम संतुलन को सहयोग उतने ही हमें संतुलन को सहयोग से चीन के लिए प्रतिस्पर्धा में स्थानीय आई एम सॉरी जैसे जैसे भारत की उन्नति होगी, उतना ही चीन के साथ कंपटीशन बढ़ेगा, चीन उतना ही हमारे लिए चुनौती बनेगा। हम सब जानते हैं कि चीन एक विस्तारवादी देश है और इस वक्त 18 देशों के साथ उनकी कोई ना कोई मनमुटाव है, चाहे लैंड इशू हो जो भूटान और इंडिया के साथ है, या मैरीटाइम बाउंड्री हो। उनको अपनी श्रेष्ठता पे विश्वास है। They believe that they have a mandate from heaven, actually believe that, और वो भारत को नीचा दिखाने का उनका कोशिश है और वो रहेगी। एक तरह से हमको जो फाउंडेशन है हमारी अंडरस्टैंडिंग का चीन के साथ क्या हुआ था, जब 1988 में राजीव गांधी गए थे चीन और दोबारा से हमने उनके साथ कांटेक्ट शुरू किए थे, तो एक बुनियाद ये थी कि जो जटिल मामले हैं उसको हम धीरे धीरे सुलझाएंगे, पर जहां हम आगे बढ़ सकते हैं वहां बढ़ेंगे, ताकि जो जटिल मामले हैं वो हमको आगे बढ़ने से रोके नहीं। ये हमारी बुनियाद थी और इसलिए अब तक 22 राउंड बाउंड्री टॉक्स के हो चुके हैं। पर चीन ने क्या किया, मैंने जैसे कहा कि बातचीत उनके लिए एक समय बिताने वाली चीज है। बाउंड्री मामलों को उलझाते गए, इतने साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने मैप्स एक्सचेंज करने में भी तैयार नहीं है और एक क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म हो रही है, क्रीपिंग अग्रेशन देखा जा रहा है। जो पहले ट्रांसग्रेशंस थी, इनकर्शंस थी। इनकर्शंस का क्या मतलब है, मैं थोड़ा बाउंड्री के बारे में आपको बता दूं कि 2 चीजें होती हैं, डिलिनिएशन और डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब है कि बाउंड्री पे बड़ा क्लियरली एक आपको पता है कि यहाँ नदी के इसके सेंटर में, यहाँ एक पहाड़ी की चोटी पे ऐसे ऐसे बाउंड्री है आपकी, ये है डिमार्केशन। उसमें बाउंड्री पिलर्स हों कि ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलिनिएशन है कि आप ये देखें कि हमारी बाउंड्री कैसे जा रही है। भारत और चीन के अंदर बाउंड्री का डिलिनिएशन भी नहीं हुआ है, एक परसेप्शन है और वो परसेप्शन का फायदा चीन उठा रहा है और वो परसेप्शन को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है कि हम वो नहीं कर सकते कि आप ट्रेड की बात करते हैं तो $60 बिलियन आपका ट्रेड का सरप्लस होगा हमारे साथ। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं तो आप उसको ध्यान नहीं करेंगे। हमारे कोई भी नेशनल इंटरेस्ट जो थे उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई और आप बाउंड्री मामले को उलझाएंगे तो ये जाहिर है कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास ये तरीका है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, जो कि इस सरकार ने बड़ी तेजी से किया है। एलएसी के साथ साथ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो बहुत सराहनीय है और वो भी चीन को चुभता है। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। हमको पार्टनरशिप्स करनी है, हमको काउंटरवेलिंग फोर्सेस बनानी है। जैसे क्वाड है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब क्वाड का ये है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उस पे आंच नहीं आनी चाहिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त चीन का जो विस्तारवादी रवैया है उससे सब देश परेशान हैं, पर मुश्किल ये है कि कोई भी देश पहल नहीं करना चाहता ये कहने के लिए कि हम चीन के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, पर कहते हैं कि चीन को आप
आप रोक नहीं सकते, आप वो, पर कम से कम उनको आग या उनको आप क्या है इंग्लिश में जो शब्द है कि यू कैन नॉट स्टॉप you development, you cannot stop China, but you can at least push back at China. You cannot contain China, but you can restrain China. तो रिस्ट्रेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो लाइक माइंडेड देश हैं वो इकट्ठे होके एक स्वर में बात करें, और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि, और देखें, जो जिनके पास पॉलिटिकल विल है वो कर सकते हैं। आपको मैं एनकरेज करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया का देखें। स्कॉट मॉरिसन की प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपना किरदार अदा किया है, वो मैंने कभी नहीं देखा अपने राजनीतिक जीवन काल में। ऑस्ट्रेलिया का, चीन ने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को अगर धमकी देंगे तो बाकी समझ जाएंगे। जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कोविड वायरस कहां से उपजा है, उसकी छानबीन करनी चाहिए, तो चीन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक च्युइंगम की तरह है जो कि चीनी जूते के नीचे चिपका हुआ है। इज लाइक ए च्युइंगम व्हिच इज स्टक ऑन द सोल ऑफ द चाइनीज शू। और उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, पर ऑस्ट्रेलिया ने परवाह किए बिना कि किस तरह का आर्थिक नुकसान होगा, उसको उस पर पुश बैक किया। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम समझें कि अगर कहें कि सरकार का ही रोल है तो वो नहीं होगा। अगर हम समझें कि मुफ्त में चीन को प्रेशराइज किया जाएगा, वो नहीं होगा। हमको सबको कीमत अदा करनी पड़ेगी। पर राष्ट्रीय हित में ना केवल हर एक भारतीय को, भारत को, पर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर चीन को रिस्ट्रेन करना हो। क्योंकि इस वक्त जो व्यापक राष्ट्रीय शक्ति है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है चीन और भारत में, उसमें फर्क बड़ी तेजी से हो रहा है। उसको रिवर्स करना होगा। उसके लिए मैंने जैसे शुरू में कहा था कि सबसे बड़ी चीज है आर्थिक उन्नति। बिना आर्थिक उन्नति के कुछ संभव नहीं है। तो ये एक बहुत जरूरी हो जाता है। पर भारत के पास क्षमता है, भारत ने कर दिखाया है। चीन ने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि जैसे साउथ चाइना सी में किया, गए, कोई जमीन हथियाई या कुछ किया और वापस आ गए। तो वो कभी नहीं सोच सकते थे कि भारत को ये इस तरह से उनको जवाब देगा। और हमारे में चाहे जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल बैलेंस में पावर में फर्क है, पर फर्क ये है कि हम अग्रेसर नहीं हैं, हम डिफेंसिव पोजीशन पे हैं। अग्रेसर को काफी ज्यादा ताकत चाहिए, और हमारे पास वो क्षमता है अपने आप को डिफेंड करने की। पर इसके लिए जैसे मैंने कहा, अब अलायंसेस करने का टाइम आ गया है, ताकि हम बड़ी क्षमता के साथ, बड़ी एबिलिटी के साथ चीन को संदेश दे सकें कि इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। कई देश हैं हमारे पड़ोस में, मेरे पास समय नहीं है उनके सबके बारे में बातचीत करने का, पर मैं एक और देश लेता हूं क्योंकि उनका अंदाज हर एक जो हमारा पड़ोस है, पड़ोस के देश के साथ हमारे संबंध में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बड़े मजे की बात है कि कोई समानता नहीं है, पर एक देश जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ, वो नेपाल है, जो सबसे हटके है। नेपाल अपने आप को दो शिलाखंडों के बीच में रतालू, हैम बिटवीन टू रॉक्स, ये समझता है। और वो ये कहता है कि मैं भारत से ने हमको बंद किया, वी आर इंडिया लॉक्ड, तीन तरफ से भारत है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भारतीय अधिकारी नेपाल के साथ इंटरेक्ट करते हैं पर राजनीतिक नेता कम करते हैं। तो हमने भारतीय अधिकारियों पे रिश्ता छोड़ा हुआ है।
उसमें कुछ गलत भी है, कुछ ठीक भी है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी 4 बार अपने राज्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल जा चुके हैं। हम कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। उनको जब ये ठीक लगता है तो मानते हैं, जब उनको ठीक नहीं लगता तो नहीं मानते हैं। पर ये हकीकत है। मैं अगर आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनेंगे जरूर बहुत जल्दी, तो मुझे स्पष्ट कहने की जरूरत है कि भारत और नेपाल के बीच में विश्वास की कमी है। सस्पिशन है नेपालियों को भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा। जब राजशाही थी तब से था कि भारत प्रजातांत्रिक शक्तियों को प्रोत्साहन देता है, लोकतांत्रिक शक्तियों को, ताकतों को प्रोत्साहन देता है। नेपाली नेता हमारी मदद मांगते हैं और वही फिर हमारे खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो ये है कि देश जब साइज में छोटा होता है तो आशंकाएं ज्यादा होती हैं। तो और दूसरा, हमारी इतनी फेमिलियरिटी है कि वो हम दूसरे, गलती ये हो जाती है कि हम एक दूसरे को वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड एट टाइम्स। तो वो बड़ी गलती है। हमारे 1950 की ट्रीटी है, 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। उसके अधीन हमने नेपाल को नेशनल ट्रीटमेंट दिया है। मैं किसी टाइम पे नेपाल डेस्क देख रहा था विदेश मंत्रालय में, और मैं नेपाल इंडिया बाउंड्री को डिमार्केशन के लिए मैंने 3 साल में तकरीबन 200 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। और आपको हैरानी होगी कि बाउंड्री है ही नहीं। और कई जगह तो ये देखा कि जैसे बेडरूम या लिविंग रूम इंडियन साइड पे है, किचन नेपाली साइड पे है। अब वो कम होता जा रहा है। पर यहां तक एक बॉर्डरलेस रिलेशनशिप है। तो उसका नुकसान ये है कि जो भारत के खिलाफ ताकतें हैं, जैसे आईएसआई है, वो अपना बेस बनाते हैं। और आपको दुख होगा सुन के कि मदरसाज और मस्जिदें, मुझे मस्जिदों का गलत ना समझिएगा, मैं कुछ खिलाफ नहीं हूं, पर जो वहां कार्य हो रहा है मदरसाज और मस्जिद में, तराई एरिया में बाउंड्री के साथ साथ जो बन रहा है, उसमें हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कैसा खतरा है। तो और एक और चीज भी है कि नेपाल ने एक कला बना ली है चीन का, टू प्ले द चाइनीज कार्ड अगेंस्ट इंडिया, इंडिया कार्ड अगेंस्ट चाइना। पर इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम नाराज हों कि आप ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा, हम अपने आप को नेपाल की तरफ देखें तो नेपाल, अगर हम नेपाल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो करते हैं अपने हित में करते हैं और करेंगे। जैसे जैसे चीन के पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स इस रीजन में बढ़ेंगे, हमारे लिए जो राजनीति के लिए, डिप्लोमेसी के लिए और भी जो चुनौती होगी वो यही होगी कि हमारे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ चाइना कार्ड प्ले करेंगे। तो इसके लिए हमको नाराज नहीं होना है। हमको ये नहीं कहना कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। एक कहावत है कि डिप्लोमेसी, देयर इज ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो जो राष्ट्रीय हित है उसके लिए हर एक देश वो करेगा जो उसके लिए जरूरत है। पर जहां मैंने शुरू किया वहीं मैं उस रैप अप कर रहा हूं कि जो बड़ा देश होता है उसके ऊपर दायित्व सबसे ज्यादा होता है। और हमारे लिए, क्योंकि हम दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास काबिलियत है, हमारे पास प्लान्स हैं, तो हमको पहल करनी पड़ेगी। हमको अपने पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, पर हमको अपने आप पे विश्वास की जरूरत है। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि जो अंदरूनी राजनीतिक मतभेद हैं उसको खत्म किया जाए। और जब बाहर से कोई संकट आए तो खास तौर पे
एकजुट होकर काम करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी है। और मुझे इतने साल भारत की सेवा करके एक राजदूत के तौर पे फख्र है कि मैं भारत का नुमाइंदगी करता था और भारत का नागरिक हूं। आपको भी होगा। जय हिंद, नमस्कार। Hi, how can I help?